अंडरस्टैंडिंग द इनिशियल पार्ट, जो चैप्टर का इनिशियल पार्ट है वो हम आज यहाँ पे देखेंगे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे उसके ऊपर बेस्ड. तो दैट इज समथिंग विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, सीखेंगे उसे वहां पे. एंड देन वी कैन अगेन कम बैक टू द पार्ट विच वी हैव डन. उसको हम एक बार फिर वहां पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे एंड देन वी कैन गो अहेड विद दिस. सो दिस लेक्चर शुड नॉट टेक मोर देन और 2 क्लास इसमें लगेगी और उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा. So now let me start the screen share and we'll start with the introduction to biodiversity. अभी तक आपने, अगर आपको याद हो तो पिछले क्लास में आपने देखा था कि आपके कॉज क्या आते हैं आपके लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के. We have seen something like my alien species invasion. फिर हमने बात किया था वहां पे something like your habitat loss, वो भी हमने डिस्कस किया था. We have also seen something in terms of my over exploitation and co-extinction. ये 4 टर्म्स हमने देखे थे वहां पे और चारों में से जो आपका मेन रीजन था आपके यहाँ पे आपका पॉपुलेशन के डिक्लाइन करने का, दैट वाज माय हैबिटेट लॉस. तो इतनी बातें तो आपको यहाँ पे आपने सीख ली थी पिछले क्लास के अंदर, राइट? दैट इज समथिंग यू हैव अंडरस्टूड. देन वी हैव स्टार्टेड द डिस्कशन ऑफ कि आप क्या कर सकते हो कंजर्व करने के लिए, बट दैट इज समथिंग वी हैव टू कंप्लीट. वो भी हमारा कंप्लीट करना बाकी है. तो हमने बेसिकली कॉजेज वहां पे देखे थे, समझा था हमने वहां पे कॉजेज को. तो आज हम देखेंगे द इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी, कि आपकी बेसिकली बायोडाइवर्सिटी आपके यहाँ पे है क्या. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग. सो आई थिंक आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन दिख जाएगी. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आई नो कि दिख जाएगी. So we will be starting from right introduction to biodiversity. This is what we are going to start with. So basically मैं बात करेंगे क्या है बायोडाइवर्सिटी, कितनी है बायोडाइवर्सिटी. That is something we'll discuss initially. Okay. Now I hope everyone knows that whenever I discuss a term like a biodiversity, you will find everything will come under this. So whenever I will discuss a term like a biodiversity, you will always find a number of things will come under this. You will find animals will come under this. Will find plants will come under this. But in ये सब तो आप समझ सकते हो, ये सब तो आपका इसके अंदर आएगा. But उसके साथ साथ you will also find even the microbes will come under the biodiversity. Microbes भी आपके आते हैं biodiversity वाले टर्म के अंडर ही, ये लोग आपके यहाँ पे आएंगे. So everything will come under the my biodiversity. सौरभ, गुड इवनिंग. आ गए आप, थोड़ा लेट है बट आ गए. Arisha is not there in the class, right? ठीक है. So that is something you have to know. So these are the all the example I'll find. Good evening. अच्छा, Arisha को. All right, okay. So these are the things will come under the category of my biodiversity. Now, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा to understand what is my biodiversity. ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हो जाएगा. So ये क्या है by the way, ये क्या है आपके सामने? Aliens. क्या ये बनेंगे मेरे बायोडाइवर्सिटी का पार्ट? No. No, sir. ऑब्वियसली नहीं बनेंगे, राइट? क्या एलियंस होते हैं आपके हिसाब से? Yes, sir. Yes, sir. होते होंगे. होते होंगे. अच्छा है, राइट? सो नाउ लेट्स मूव इट. सो दीज आर द प्लांट्स, एनिमल्स यू हैव ओवर हियर. दीज आर कॉल्ड एज माय बायोडाइवर्सिटी. लाइक बेसिकली ये सब आ रहा है मेरा बायोडाइवर्सिटी के अंदर. आपके जहन में सवाल ये आ सकता है कि यार कितना नंबर है, लाइक व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी वी हैव इन द वर्ल्ड. You have snakes, you have amphibians, you have plants, flowering plants, gymnosperms. लेकिन नंबर कितना है? So उसको ही हम पहले यहाँ पे पता करने की कोशिश करते हैं. So you have all this kind of animals. ये नीचे वाली पिक्चर फाइंडिंग डोरी की है. अगर आप देखोगे ध्यान से तो वहाँ पे वो डोरी स्विम कर रही है. We have a flower on the right hand side. We have ants, we have beetles, right? We have so many things throughout the world. Why are there so many species? इतनी सारी स्पीशीज आपके यहाँ पे क्यों हैं? सो विल सी दैट जैसे हम आगे बढ़ेंगे. विल सी दैट कि क्यों आपकी इतनी ज्यादा स्पीशीज आपके यहाँ पे मिल रही है. क्या ये स्पीशीज हमारे पास स्टार्टिंग से है? द आंसर इज नो. प्लैनेट अर्थ के ऊपर इनिशियली इतनी ज्यादा स्पीशीज नहीं थी, लेकिन टाइम के साथ साथ आपका डाइवर्सिफिकेशन आपका हुआ और कई सारी नई स्पीशीज आपकी बनाई गई. तो ये बात भी आपको याद रखनी है दैट राइट फ्रॉम द बिगनिंग यू नेवर हैड अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, बट जितनी भी थी उनमें से कई ज्यादा आपकी अलग अलग स्पीशीज आपके यहाँ पे बन के आई. ओके. आपके सामने यहाँ पे फ्रॉग की समथिंग हैपेंड. आपके सामने यहाँ पे फ्रॉग की यहाँ पे कुछ स्पीशीज आपके सामने. अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रॉग की अगर मुझे बहुत ज्यादा स्पीशीज ढूंढनी पड़े तो मैं कहाँ पे उन्हें ढूंढ सकता हूँ? वेयर आई कैन फाइंड फ्रॉग की मेजर डाइवर्सिटी?
Tropical then. इंडिया में अगर मुझे ढूंढना हो, अगर मैं कहूँ कि फ्रॉग की डाइवर्सिटी अगर मुझे ढूंढनी है तो मैं कहाँ पे जा सकता हूँ? सर जहाँ पे रेनी एरिया हो, कहाँ पे होता है रेनी एरिया इंडिया में? Assam. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंडिया में कहाँ कहाँ पे है? Eastern Ghats. ईस्ट वाली साइड, असम, मौसिनरम। मिजोरम, मौसिनरम नहीं, मिजोरम। सॉरी, ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स। भूल कैसे जाते हो इतना जल्दी आप लोग ये चीज? वी हैव डिस्कस दिस थिंग विद यू। सो यू हैव अ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको मिलेगा कहाँ पे? ईस्टर्न हिमालयाज। एंड ईस्टर्न हिमालय के साथ यू ऑल्सो हैव अ वेस्टर्न घाट्स। इतने जल्दी भूल नहीं सकते आप लोग। यू हैव अ वेस्टर्न घाट्स एंड यू हैव अ ईस्टर्न हिमालयाज। तो यहाँ पे आपको एम्फीबियंस की काफी ज्यादा आपको डाइवर्सिटी आपको मिल जाती है। एक तो ये आपका हो गया, एंड यू ऑल्सो हैव अ ईस्टर्न हिमालयाज। अब ईस्टर्न हिमालयाज की जब आप यहाँ पे बात कर रहे हो तो आपको यहाँ पे याद रखना है दैट दिस इज द पॉइंट वेर यू विल गेट टू सी योर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आपका आसाम, मिजोरम, मणिपुर, ये सब आपका वहां पे आएगा। ओके, वॉज डाइवर्सिटी प्रेजेंट थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ? द आंसर इज नो। ये पहले नहीं थी, बाद में बनी है। सो द डाइवर्सिटी ऑन प्लैनेट अर्थ हैज केम आफ्टर सेवरल ईयर ऑफ इवोल्यूशन। ओके, हाउ एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू अ बायोस्फीयर? तो ये सब हम क्वेश्चन को धीरे करके एड्रेस करेंगे। ओके, so now diversity not only exists at a species level but also at a cellular level with the biome. तो बेसिकली होता क्या है ना, अगर आप देखोगे यहाँ पे, so if I explain you this statement, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा होते हुए कि समझो आपके पास एक प्लांट है। अब आपने ये पढ़ा है पहले भी कि प्लांट के अंदर कई सारे आपके बायोमोलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। यू विल गेट टू सी प्लांट्स के अंदर कई सारे अलग अलग टाइप के बायोमोलिक्यूल बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ प्लांट कुछ केमिकल्स बना रहा होगा और कोई दूसरा प्लांट कोई दूसरा केमिकल वहां पे बना रहा होगा। So you have to be very clear with this कि आपके जो plants होते हैं when they make some kind of chemicals within themselves, that is itself is an example of my cellular diversity. तो एक प्लांट के अंदर कुछ सेल्स है और उन सेल्स के अंदर कुछ ऐसे जीन्स है जो आपको एक अलग टाइप का प्रोटीन बना रहे हैं, और कुछ एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर कुछ अलग टाइप के जीन्स है और वो कुछ अलग टाइप का प्रोटीन बना रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई डाइवर्सिटी एट सेलुलर लेवल। तो सेल के लेवल पे भी अगर आप देखते हो तो आपको काफी ज्यादा डाइवर्सिटी आपको मिल जाती है। सो आपके पास 4 प्लांट होंगे और चारों प्लांट अलग अलग टाइप का प्रोटीन या अलग अलग टाइप का केमिकल कंपोनेंट वहां पे बना रहे होंगे। हमने ये चीज पढ़ी भी है, अगर आपको याद हो तो वी हैव डिस्कस समथिंग लाइक माय सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जिसके वजह से प्लांट कुछ केमिकल बनाएगा और दूसरे एनिमल्स या दूसरे इंसेक्ट उसे डिटर करेंगे, उससे दूर भागेंगे। तो वी हैव डिस्कस दोस थिंग्स, है ना। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो दैट इज माय डाइवर्सिटी एट द सेलुलर लेवल। तो आपको याद रखना है कि एक स्पीशीज के अंदर भी सेलुलर लेवल पे काफी अलग अलग चीज आपकी बनाई जाती है। अब बायोडाइवर्सिटी जो आप यहाँ पे टर्म तो आपको दिया किसने था? तो ये टर्म हमें दिया था यहाँ पे एडवर्ड विल्सन ने। ये नाम याद रखना। सो एडवर्ड विल्सन वाज अ पर्सन हु एक्चुअली गिव अस द टर्म ऑफ माय बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मैं कहूंगा बायोडाइवर्सिटी का टर्म इन्होंने हमें यहाँ पे दिया था। ही इज कॉल्ड एज योर फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ही इज आल्सो कॉल्ड एज योर फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी किस किस लेवल पे आपको मिलती है? लेट्स सी दैट। एक होता है आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी, देन आपका आता है आपका स्पीशीज डाइवर्सिटी, एंड देन यू हैव अ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है हमारे यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखोगे डॉग की अगर हम बात करें, सो डॉग जो कॉमन डॉग आपका होता है, जो आपका घरेलू कुत्ता होता है या फिर रोड पे घूमने वाला हो, दैट इज योर कैनिस फेमिलियारिस। उसका साइंटिफिक नेम आपको होता है कैनिस फेमिलियारिस। वो एक ही है, स्पीशीज एक ही है। अब अगर आप देखोगे तो डॉग की कितनी सारी वेरायटी आपको मिल जाती है। या वो जर्मन शेपर्ड, लैब्राडोर, बीगल, पग, आपको अलग अलग वेरायटी आपको वहां पे मिल रही है। सो ये जो आपको ब्रीड्स मिल रही है डॉग की, दैट बिकम्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ माय जेनेटिक डाइवर्सिटी। दैट्स वन थिंग। सेकंड, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ राइस प्लांट। आपने ये बात पढ़ी है राइस के बारे में कि राइस का इवन वो लोग आके पेटेंट करा के जा रहे थे यूएसए वाले। सो यू हैव सीन दिस थिंग इन द चैप्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट राइस के हमारे पास काफी ज्यादा वेरायटी आपको मिल जाती है। वी हैव रफली अराउंड 50,000 वेराइटीज ऑफ राइस। अब इतनी ज्यादा जब हमारे पास वैरायटी है राइस की, दैट बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो अब यहाँ पे समझो कि एक ही स्पीशीज के अंदर आपको अलग अलग वैरायटी आपको मिल रही है। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दूंगा, मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नाम क्या होता है? मैंगोफेरा इंडिका। राइट, मैंगोफेरा इंडिका। राइट, दैट्स अ साइंटिफिक नेम। अब ये जो आपका मैंगो है, इसके आप जानते हो इंडिया में कितनी सारी वैरायटी मिल जाती है। सदर्न इंडिया में आपको कुछ अलग अलग वैरायटी मिलेगी। आपको अल्फांसो मिलेगा, आपको दशहरा मिलेगा, यू विल हैव सम अदर वैरायटीज लाइक योर हापुस। सो आप नॉर्थ इंडिया में जाते हो, आपको अलग वैरायटी आपको मिलेगी वहां पे। सो मैंगो की भी आपको कितनी सारी वैरायटी आपको हमें मिल रही है। दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई जेनेटिक डाइवर्सिटी। सो याद रखना, जब भी आपके सामने जेनेटिक डाइवर्सिटी टर्म आएगा तो आप ये 3 एग्जाम्पल आपके दिमाग में रख सकते हो।
डॉग्स के अंदर यू हैव डिफरेंट ब्रीड्स, मैंगो के अंदर यू हैव नंबर ऑफ वेराइटीज, अराउंड 10,000 वेराइटी आपको मिल जाती है, राइस के अंदर आपको मिल जाती है अराउंड 50,000 वेराइटीज. सो दैट इज एग्जांपल ऑफ माय जेनेटिक डाइवर्सिटी. देन वी हैव अ स्पीशीज डाइवर्सिटी. इसमें क्या होता है दैट यू विल फाइंड, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर फ्रॉग की आपको बहुत सारी स्पीशीज आपको मिल जाती है. अगर आप वेस्टर्न घाट्स में जाते हो देन आपको फ्रॉग की, अगर आप ढूंढने के लिए अगर आप फ्रॉग्स को जाओगे ना मानसून में, अगर रात को अगर आप जाते हो देन यू विल गेट टू से अराउंड 8 to 9 स्पीशीज आपको ऐसी दिख जाएगी. तो स्पीशीज डाइवर्सिटी भी आपकी फ्रॉग्स की आपके यहाँ पे काफी ज्यादा है. सो स्पीशीज डाइवर्सिटी भी आपकी फ्रॉग की वहां पे आपको काफी ज्यादा देखने के लिए आपको वहां पे मिल जाती है. ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ फ्रॉग इज वेरी हाई. लाइक इट्स नॉट ओनली फ्रॉग, दिस गोज फॉर ऑल द एनिमल्स. लाइक यू हैव बर्ड्स की काफी ज्यादा आपको डाइवर्सिटी आपको मिल जाती है इंडिया में. स्पीशीज डाइवर्सिटी मैमल्स की मिलती है, रेप्टाइल्स की मिलती है. दैट इज कॉल्ड एज माय स्पीशीज डाइवर्सिटी. एंड देन यू हैव अ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. अगर आप इंडिया को ही देखते हो तो इंडिया में यू हैव डेजर्ट. राजस्थान जाओगे आपको डेजर्ट मिल जाएगा. अगर आप वेस्ट बंगाल गए तो आपको पता होगा, अपने बच्चों ने पढ़ा होगा, यू हैव अ सुंदरबन फॉरेस्ट वहां पे. सो यू हैव अ मैंग्रोव फॉरेस्ट, वो आपको मिल जाएगा वेस्ट बंगाल में, है ना. अगर आप वेस्टर्न घाट्स जाते हो, अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया जाते हो तो आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको मिलेगा. अगर आप हिमाचल लद्दाख जाते हो देन यू हैव अ अल्पाइन फॉरेस्ट वहां पे. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि इकोलॉजी या इकोसिस्टम भी हमारे पास कितने सारे हैं. हमारे पास कोस्ट लाइन भी है, ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कोस्ट लाइन नहीं है. वी हैव अ कोस्ट लाइन इन वेस्टर्न साइड ऑल्सो एंड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑल्सो. कोस्ट लाइन आप समझते हो ना, जहाँ पे आपका ओशन लगता है. सो यू हैव गोवा, Yes, sir. गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका. ईस्टर्न साइड पे हमारे पास है उड़ीसा, तमिलनाडु. सो दीज आर ऑल कोस्ट लाइन्स. यू विल हैव कोस्ट लाइन्स ऑन बोथ द साइड. सो आप ये भी समझो कि कितनी सारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी है आपके पास. सो इसको हम यहाँ पे देखते हैं. सो जेनेटिक डाइवर्सिटी का एक और एग्जांपल आपका यहाँ पे है, आपका दिस प्लांट रोवोल्फिया वोमेटोरिया. रोवोल्फिया वोमेटोरिया जो आपके यहाँ पे प्लांट है, इसका वेरिएंट आपको हिमालय में एक अलग सा मिल जाएगा शिवालिक्स के अंदर, और एक दूसरा वेरिएंट आपको मिलेगा आपका हिमाद्री के अंदर. सो हिमाद्री रीजन के अंदर आपको एक अलग सा वेरिएंट आपको मिल जाएगा जिसके अंदर एक अलग प्रोटीन बन रहा होगा, और शिवालिक वाले रीजन में आपको एक अलग वेरिएंट आपको मिल जाता है. दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई जेनेटिक डाइवर्सिटी. ये भी मेरा यहाँ पे एग्जाम देने का मेरा यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी का. सिमिलरली मैं बात कर सकता हूँ मैं यहाँ पे राइस के बारे में, मैंगोज के बारे में. सो राइस के अंदर याद नहीं, यू विल हैव अ वैरायटी ऑफ अराउंड लाइक 50,000 वेराइटीज आपको मिल जाती है इंडिया के अंदर राइस की. और मैंगो की जो वैरायटी आपको मिलती है दैट इज गोइंग टू बी अराउंड लाइक 10,000. 10,000 is a variety of my mangoes over there. So 10,000 variety of my mangoes and 50,000 varieties of your rice you will get to see, and that is going to be example of my genetic diversity. तो ये भी हम यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह यहाँ पे से ले सकते हैं. डॉग का एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे ले सकते हो, द ब्रीड्स ऑफ डॉग. स्पीशीज डाइवर्सिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो वेस्टर्न घाट्स में अगर आप जाते हो देन एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, यू विल फाइंड रिच डाइवर्सिटी ऑफ एम्फीबियंस. ईस्टर्न घाट्स पे इतना नहीं मिलेगा आपको. ईस्टर्न घाट्स में आपको इतना नहीं मिलेगा, बट आपको वेस्टर्न घाट्स पे अगर आप जाओगे, मैं एम्फीबियंस की सिर्फ बात नहीं करूंगा, इवन अगर आप बर्ड्स देखते हो, रेप्टाइल्स देखते हो, आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी. सो मोर एम्फीबियन डाइवर्सिटी. ईस्टर्न घाट्स विल हैव अ लेस एम्फीबियन डाइवर्सिटी. सो दैट इज वन थिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर देयर. Amphibian diversity is seen more in Western Ghats than the Eastern Ghats. Something I've told you. ये जो आपके सामने फ्रॉग के पिक्चर लगे हुए ना, ये सारे वेस्टर्न घाट्स के, and you can find such many number of frogs over there. So that is the interesting part. Okay. So ecological diversity आपके यहाँ पे क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं. जैसे आपके सामने यहाँ पे डेजर्ट आ गया. This is the coastline. Then we have this rain forest. ये है आपका यहाँ पे वेटलैंड. याद है ना, हमने आपसे कुछ दिन पहले बात किया था वेटलैंड के बारे में. So, Yes, तो मैं आपसे yes. पूछ रहा था कि कैसे आप वेटलैंड को डिफाइन करते हो. सो वेटलैंड को आप डिफाइन करते हो बिकॉज दिस एरिया विल नॉट हैव अ डेप्थ ऑफ मोर देन 3 to 4 feet. 3 से 4 फीट का यहाँ पे डेप्थ आपके यहाँ पे नहीं होगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी द वेटलैंड ओवर हियर. ओके. सो वेटलैंड में भी आपको काफी ज्यादा आपको डाइवर्सिटी मिलती है आपको बर्ड्स की. देन दिस इज द ओशन अगेन, एंड देन वी हैव द मैंग्रोव फॉरेस्ट. ये भी आप यहाँ पे देख लो. दिस इज योर माय मैंग्रोव फॉरेस्ट. ये मेरा यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट. ओके. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मुझे बर्ड्स मिलते होंगे डेजर्ट वाले एरिया के अंदर, उससे बिल्कुल अलग मुझे बर्ड्स मिलते होंगे मेरे मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर. तो आप समझो कि जितना ज्यादा आपके पास अलग अलग टाइप का इकोसिस्टम होगा, उतने ही अलग अलग टाइप के आपको बर्ड्स मिलेंगे. राइट. दैट इज जस्ट एग्जाम्पल. बर्ड में यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल है ताकि आपको समझा सकूं
जिस टाइप के बर्ड्स मुझे वेटलैंड में मिलेंगे वैसे बर्ड्स उससे बिल्कुल अलग बर्ड्स मुझे मिलेंगे मेरे यहाँ पे रेन फॉरेस्ट के अंदर। सो जितने अलग अलग टाइप के आपके पास इकोसिस्टम होंगे उतना ही ज्यादा आपको वहाँ पे अलग अलग टाइप का आपको डाइवर्सिटी देखने के लिए आपको मिलेगा। सो दैट इज व्हाई हैविंग अ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज आल्सो वेरी गुड थिंग। जैसे आपको कोस्ट लाइन के अंदर जैसे आपको फिशेस मिलेंगे वैसे उससे बिल्कुल अलग आपको मिलेंगे आपके रिवर वाटर के अंदर। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपका स्पीशीज रिचनेस आपका यहाँ पे बढ़ जाता है। आपका स्पीशीज रिचनेस आपका यहाँ पे ओवरऑल बढ़ जाता है, मतलब आपके पास ज्यादा अलग अलग टाइप के आपके पास स्पीशीज देखने के लिए आपको मिलेगी यहाँ पे। सो रखना यू विल हैव द स्पीशीज रिचनेस यू विल हैव richness is going to increase। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं नॉर्वे की, अगर मैं कंट्री की बात करूं तो नॉर्वे कंट्री के अंदर आपको ज्यादा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपको नहीं मिलती। वहां पे एक ही टाइप का आपका इकोसिस्टम है, आपका वहां पे अल्पाइन फॉरेस्ट ही है। सो क्लियरली वहां पे आपको ज्यादा और कोई इकोसिस्टम आपको नहीं मिलता। अगर आप नॉर्वे जाते हो तो आपको वहाँ पे डेजर्ट वेटलैंड ये सब आपको नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात बेटा, अगर आपकी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी अगर आपके यहाँ पे कम है देन आपका ओवरऑल प्लांट्स एंड अदर माइक्रोब्स एंड अदर बायोडाइवर्सिटी भी आपके यहाँ पे कम हो जाती है। सो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ द नॉर्वे व्हिच इज मोस्टली अल्पाइन इज क्लियरली लेस देन दैट ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जितनी आपकी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी उतने आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। यू डोंट फाइंड दैट द सेम काइंड ऑफ डाइवर्सिटी इन द नॉर्वे के अंदर। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, हमेशा ये बात याद रखना दैट यू हैव दिस टू एरियाज इन इंडिया। यू हैव योर ईस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज एक आपको यहाँ पे याद रखना है, और दूसरा आपका यहाँ पे रहेगा वेस्टर्न घाट्स। इनको भूलना मत। ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, दीज एरियाज आर नोन टू हैव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, और यहाँ पे आपको मिलेगी हाईएस्ट, दे विल बी रिच इन बायोडाइवर्सिटी। दीज एरियाज विल बी rich in biodiversity, they will be rich तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखते हैं। बिकॉज दे आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज माई हॉट स्पॉट्स, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी रिच इन बायोडाइवर्सिटी, सो दैट इज व्हाई दे आर बीन कॉल्ड एज माई हॉट स्पॉट्स। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे रखना। तो इंडिया में अगर आपसे पूछोगे इंडिया में हॉटस्पॉट्स कौन से आपके यहाँ पे, तो आपको दो ही चीजें आपके यहाँ पे आएंगी, ईस्टर्न हिमालयस एंड वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न हिमालय आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपका आ गया, जहाँ पे मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड सब आपके स्टेट्स आएंगे। एंड वेस्टर्न घाट्स इज समथिंग यू विल फाइंड ऑन द लाइक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका के अंदर आपका ये आ जाएगा, गोवा। ठीक है, सो ये दो एरियाज है, दोनों में कॉमन क्या है, बोथ ऑफ देम हैव अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड दे आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड दे आर कॉल्ड एज माय हॉटस्पॉट्स। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लो। इंडिया में अगर कोई पूछा कि कहाँ मिले ज्यादा डाइवर्सिटी, तो आपको ये दो टर्म्स आपको याद रखने हैं। ओके, चलो। सो आफ्टर मिलियंस ऑफ इयर्स ऑफ इवोल्यूशन वी हैव अचीव दिस लेवल ऑफ डाइवर्सिटी। ये एकदम से नहीं हुआ है, बहुत सारे इवोल्यूशन होने के बाद, मिलियंस ऑफ इयर्स ऑफ इवोल्यूशन के बाद वी आर एबल टू हैव सच अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी। जितने भी आपको यहाँ पे बर्ड्स दिख रहे हैं, प्लांट्स दिख रहे हैं, जो कुछ भी आपको दिख रहा है, ये एकदम से नहीं हुआ है। इट हैज टेकन मिलियंस ऑफ इयर्स। ओके, अभी कंसर्न हमारा यहाँ पे क्या है कि ये सब इतना बन तो गया है, बट नाउ वी हैव अ कंसर्न ऑफ लूजिंग देम। वी हैव अ डेंजर ऑफ लूजिंग द डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिजम्स। हमारे पास अभी कंसर्न ये कि हमारे यहाँ पे खत्म हो जाएगा। राइट, तो चलिए यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट टेस्ट यहाँ पे देखते हैं। विच ऑफ द स्पीशीज ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ एनिमल आर मेनली मोर डाइवर्स इन वेस्टर्न घाट्स? बताइए बताइए, पल्लवी बताइए क्या होगा इसका आंसर। सर ऑप्शन डी। और पल्लवी, ये मुझे इंडिया में कहाँ कहाँ देखने के लिए मुझे मिल जाएगा? सर वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। राइट, ट्रू, बिल्कुल सही। नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ एंड इंडिया, लेट्स सी दैट। सो प्लैनेट अर्थ पे यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, और हम थोड़े ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितनी होंगी नंबर, वो हमें मालूम नहीं है। नाउ लेट्स ट्राई टू सी दैट। आयुसीएन के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो। आयुसीएन एंड आयुसीएन वाज नोन टू मेक द आयुसीएन रेड लिस्ट। जो हमने वहां पे नहीं देखा था, स्टेटस हमने देखे थे वहां पे। सो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो आपका यहाँ पे था,
ये आपको बना के देता है आपके यहाँ पे रेड लिस्ट, और ये रेड लिस्ट मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ। अब मुझे आप लोग यहाँ पे बताओ कि आपका अगर कोई एनिमल है और वो एनिमल अगर मेरा आ रहा है इस कैटेगरी के अंदर, तो क्या मुझे टेंशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। नो सर। नहीं लेना चाहिए। अरे नहीं लेना चाहिए मुझे टेंशन। अगर लीस्ट कंसर्न में अगर वो एनिमल फॉल कर रहा है, दैट मीन्स उसका नंबर काफी ज्यादा है एंड आई शुडंट बी वरीड अबाउट दैट। अगर मेरा कोई एनिमल इस कैटेगरी के अंदर आ रहा है तो क्या मुझे टेंशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? यस सर। यस सर। चाहिए सर। क्या ही करूंगा मैं टेंशन लेके बेटा, वो तो निकल चुका है वैसे भी वो तो वैसे भी निकल चुका है, अब वो तो वाइल्ड में है भी नहीं। सो व्हाट काइंड ऑफ टेंशन आई शुड टेक, ये मुझे बताओ। आप लोग कह रहे हो यस लेना चाहिए, क्या कर सकता हूँ मैं अपने यहाँ पे, बोलो व्हाट आई कैन डू ओवर हियर। बताओ बताओ व्हाट आई कैन डू। उसके फॉसिल्स ढूंढने चाहिए। So if you are finding the species falling under the extinct or extinctive wild, then it is too late basically. यहाँ पे आप काफी लेट हो चुका है अब चीजें आपके लिए, राइट? अब टेंशन लेके मतलब नहीं है, आपको टेंशन लेना है यहाँ पे। You should take concerns when the species is falling under this category, right? Critically endangered, endangered या vulnerable में आ रही है, जिसे हम कहते हैं as a threatened categories, तब आपको कंसर्न होना चाहिए कि यार अब मुझे यहाँ पे कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। So when the animal will start falling into this category, then some conservation steps has to be taken. So that is when you will find the conservation steps. Conservation steps need to be taken. यही हमने बात करा पिछले क्लास के अंदर, जहां पे मैं आपको IUCN स्टेटस दिखा के आपको मैं वो समझा रहा था। सो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है यार। नाउ number of animals and plant species are estimated to be around 1.5 million. So IUCN कह रहा है कि 1.5 million जितना आपका species है। Okay, that's what IUCN says that. But एक बात बताना चाहूंगा कि अभी तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है जो अभी तक आपने डिस्कवर्ड भी नहीं की है। There is a huge amount of diversity throughout the world जो अभी तक आपने ढूंढी भी नहीं है। IUCN ने तो वो बता दिया जो उसने ढूंढा हुआ है। Okay, so we still have no idea how many species have been discovered or are to be discovered. अभी भी हमें आइडिया नहीं है कि कितनी स्पीशीज अभी है वहां पे जो डिस्कवर्ड की जा चुकी है या डिस्कवर्ड अभी भी होना बाकी है। सो इसका हमें कोई क्लू नहीं है। तो आज की डेट में जब किसी साइंटिस्ट से पूछा जाता है ना, सो दे गिव यू डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर कि इतना मिलियन होगा, इतना मिलियन होगा। दे विल गिव यू डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर ओवर हियर। सो वी आर राइट नाउ क्लूलेस। हमें अभी हो सकता है ना अभी कई सारा फॉरेस्ट का पैच हो जहां पे आपको और भी ज्यादा डाइवर्सिटी आपको मिल जाए, फंगाई की, माइक्रोब्स की। सो वी आर काइंड ऑफ अनअवेयर कि अभी कितनी हमें ढूंढना बाकी है हम लोग। क्या कहा जाता है कि अगर आपको नई डाइवर्सिटी अगर आपको ढूंढनी पड़े या ढूंढनी हो, अगर आपको नई स्पीशीज अगर आपको ढूंढनी हो, देन यू शुड गो टू अ रेन फॉरेस्ट और अ टेम्परेट फॉरेस्ट। मोस्ट ऑफ द अनडिस्कवर्ड स्पीशीज आर प्रेजेंट इन द टेम्परेट एरिया और इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो इन एरियाज के अंदर यू विल गेट टू सी द मेजॉरिटी ऑफ द अनडिस्कवर्ड स्पीशीज। ओके, नाउ some extreme estimate even the range from 30 to 50 million species on this planet. कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि इतना मिलियन स्पीशीज आपका यहाँ पे है, बट ये नंबर कुछ ज्यादा ही है। इतना बड़ा नंबर आपके पास नहीं हो सकता। ओके, सो व्हेन सम साइंटिस्ट से दैट यू हैव अ 30 to 50 million species throughout the world, this is not true. इतना बड़ा नंबर हो नहीं सकता। तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपके सामने अगर आपका फ्रेंड या अगर आपके पड़ोसी अगर कुछ ऐसा बोले, then this is a kind of reaction you should have. ऐसा नहीं है, this is a way much higher number. Okay, now so what is the right number you have right now? क्या है आपका right number? वो हमें दिया गया था यहाँ पे रॉबर्ट मे ने। So रॉबर्ट मे ने हमें यहाँ पे दिया था एक नंबर जो काफी साइंटिफिक तरीके से एक अप्रोप्रिएट नंबर है। So रॉबर्ट मे gave somewhat scientific and close to accurate estimate of number of the species that came out to be around 7 to 10 million. सो रॉबर्ट मे का ये कहना है कि अराउंड 7 से 10 मिलियन जितनी स्पीशीज आपको मिल जाती है प्लैनेट के ऊपर। दैट इज व्हाट यू विल गेट टू सी, दैट्स व्हाट ही सेड। और इन्होंने यहाँ पे जो नंबर हमारे साथ शेयर किया ये काफी हद तक लाइक सेंस करता है। दिस इज अ नंबर विच इज अप्रोप्रिएट। ये नंबर आपका काफी तक अप्रोप्रिएट है। तो याद रखना, रॉबर्ट मे ने जो हमें यहाँ पे नंबर दिया था वो काफी हद तक आपका यहाँ पे अप्रोप्रिएट है, विच सेज दैट 7 to 10 million स्पीशीज मस्ट बी देयर ऑन द प्लैनेट अर्थ। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर इंसेक्ट विल ऑक्यूपाई लार्जेस्ट नंबर। अगर आपको याद हो, आपने एनिमल किंगडम वाला चैप्टर आपने यहाँ पे पढ़ा है, सो यू हैव सीन दैट यू हैव अ फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब आर्थ्रोपोडा वाज द लार्जेस्ट फाइलम। अगर आप थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हो, अगर आप याद करते हो, देन आर्थ्रोपोडा वाज सपोज्ड टू बी द लार्जेस्ट फाइलम।
And because my Arthropoda was the largest phylum, so you remember that इसके अंदर ही आपके insects आते हैं, and because of that is the largest phylum. So insects are the highest in the invertebrates. याद रखना, invertebrates के अंदर आपके insect जो होते हैं वो आपके यहाँ पे highest रहेंगे. Okay. Then you have the vertebrates. So vertebrates के अंदर you will find fishes will be the highest in number. Fishes जो आपके यहाँ पे होती है, this is going to be highest in number. तो fishes जो आपके यहाँ पे रहेंगी, they are going to be highest in the vertebrates के अंदर. Then you can have the reptiles, then you can have the birds, then you can have the amphibians, and then the mammals. But याद रखना, vertebrates में अगर आपसे कोई पूछे कि किन का नंबर सबसे ज्यादा होता है, then you should tell them fishes. Freshwater, marine सब मिला के fishes has the highest amount of diversity. ये 50 है ना, ये नंबर याद मत रखना. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर कि नंबर कितना होता है, मतलब उनका पोर्शन कितना ज्यादा है एक आपके वर्टिब्रेटा के अंदर. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो कि फिशेस आर इन द हाईएस्ट नंबर. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं प्लांट्स के बारे में, देन प्लांट्स के अंदर यू विल फाइंड फंगाई एंड एंजियोस्पर्म आर गोइंग टू बी ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर. फंगाई की डाइवर्सिटी काफी ज्यादा होती है, फंगाई की डाइवर्सिटी प्लैनेट के ऊपर बहुत ज्यादा है. सिमिलरली एंजियोस्पर्म्स की डाइवर्सिटी भी आपको प्लैनेट के ऊपर आपको बहुत ज्यादा आपको मिल जाएगी, ऑलमोस्ट इक्वल है. बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी ऑलमोस्ट इक्वल. एल्गे फिर आपको मिलता है व्हिच इज गोइंग टू बी गुड इन नंबर. आप उसका पोर्शन देख सकते हो पाई चार्ट के अंदर. एंड देन यू हैव द मॉसेस, फर्न्स, लाइकन्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे, जिनका नंबर वैसे भी कम होता है. तो ये सारे नंबर, आई वोंट से नंबर आपको याद रखते हैं, बट आपको याद रखना है कि किसका अमाउंट ज्यादा था. ये सवाल आपके सामने आ सकता है जो हम आगे सॉल्व करेंगे. द सेम पिक्चर इज गिवन इन एनसीईआरटी एज वेल. मैंने बस इस पिक्चर को नंबर के फॉर्म में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है सो दैट यू कैन रिमेंबर दोस थिंग कि इंसेक्ट ज्यादा होते हैं, फिशेस ज्यादा होती है, एम्फीबियंस एंड एंजियोस्पर्म्स आपके ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं यहाँ पे, सो दे आर क्वाइट लार्ज. ओके, नाउ अगर मैं बात करता हूँ प्लैनेट अर्थ की, तो इंडिया ऑक्यूपाई करता है सिर्फ 2% एरिया लैंड्स लाइक स्पेस के अंदर वो ऑक्यूपाई करेगा. बेसिकली अगर अमाउंट ऑफ एरिया इंडिया कवर्स ऑन द प्लैनेट अर्थ इज ओनली गोइंग टू बी अराउंड 2%, राइट. इवन दो इंडिया इज ओनली ऑक्यूपाइंग 2% ऑफ द एरिया, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है. यू गेट टू सी अराउंड 8% ऑफ द ग्लोबल डाइवर्सिटी इज इन इंडिया. याद रखना, सो इंडिया में 8% ऑफ द ग्लोबल डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी इज सीन इन इंडिया. तो मतलब इसका होता है, मतलब क्या हो कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी आपकी ग्लोबल डाइवर्सिटी है उसका 8% आपको सिर्फ इंडिया में ही मिलता है, विच इज अ बिग थिंग. तो आप समझो इस बात को कि इंडिया इज हाईली डाइवर्स. इंडिया में जो आपको डाइवर्सिटी मिलती है इट इज क्वाइट मोर. और पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, इवन दो इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, स्टिल आपको डाइवर्सिटी थ्राइव करते हुए आपको मिल जाती है. इवन दो इंडिया में पॉपुलेशन इतना आपका यहाँ पे ज्यादा है, इवन आफ्टर दैट you can find a good amount of diversity in the India. That's quite interesting to see that. Okay. अब इसमें एक और चीज है मैं बताऊंगा, एक और कौन सी कंट्री जिसका पॉपुलेशन काफी ज्यादा है. कैन यू टेल मी वन मोर कंट्री व्हिच हैज अ राइट? ट्रू, चाइना हैज अ गुड पॉपुलेशन. आपको भी नोटिस करना. अच्छा, चाइना का पता है नेशनल एनिमल कौन सा है आपका? एक्सटिंक्ट हो चुका है शायद. क्या है चाइना का नेशनल एनिमल? पांडा, राइट गिरजा. पांडा इज गोइंग टू बी द नेशनल एनिमल ओवर देयर. अभी आपको भी नोटिस करना, पांडा जितने भी आपको चाइना के अंदर वीडियोस मिलेंगे ना पांडा के, वो आपके जू के मिलेंगे आपको. Whatever videos you come across for panda in China, you will find them in a zoo. बहुत छोटा सा पॉपुलेशन होगा तो होगा जो आपका वाइल्ड में रखा हुआ है. उसे भी वाइल्ड में मतलब रखा इस तरीके से गया है कि उसको ह्यूमंस ही खाना खाने के लिए दे रहे हैं उसे वहां पे, राइट. सो they don't like even so try to understand, they haven't been able to conserve their species the way we have done, right. इंडिया में आपको टाइगर मिलता है, अभी भी वाइल्ड में आपको मिलता है. पूछो ये काजल महेश से पूछो, ये उत्तराखंड से ही है. यू स्टिल गेट टू सी टाइगर रोमिंग इन द वाइल्ड. यू डोंट फाइंड दैट हैपनिंग इन चाइना, राइट. चाइना में लाइक मेजॉरिटी ऑफ द वाइल्ड लाइफ हैज बीन गॉन एक्सटिंक्ट. मेजॉरिटी ऑफ द वाइल्ड लाइफ वहां पे एक्सटिंक्ट हो चुका है, और जो रह चुका है जो उनके लिए स्पेशल है उनको उन्होंने रखा हुआ है कैप्टिविटी के अंदर. सो दैट इज ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग कि इंडिया में यू हैव अ ह्यूज डाइवर्सिटी एंड पीपल आर एबल टू लिव विद दैट डाइवर्सिटी, राइट, विदाउट लाइक विद हैविंग सम कॉन्फ्लिक्ट, बट इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हमारे यहाँ पे नहीं होता. तो ये काफी इंटरेस्टिंग है सोचने के लिए. सो इंडिया इज वन ऑफ द 12 mega diversity countries of the world, and nearly we have 45,000 species of plants and 90,000 species of animals. So इतनी ज्यादा आपको डाइवर्सिटी आपकी मिल जाती है कंट्री के अंदर, राइट. पॉसिबिलिटी रिमेन्स, मैंने जिसके आपको बोला था कि अभी भी काफी ज्यादा एरिया है जहां पे आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया. स्टिल अ लॉट ऑफ अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस आर लेफ्ट, व्हिच मींस अ नंबर ऑफ अनडिस्कवर्ड स्पीशीज आर देयर.
तो अभी भी आपके कई सारे एरियाज है, स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर है, वेस्टर्न घाट्स में है, जहां पे अभी तक आप कोई ह्यूमन गया ही नहीं है। अगर आप वहां पे जाके अगर आप एक्सप्लोर करोगे देन यू माइट कम अक्रॉस सम मोर स्पीशीज। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज समथिंग व्हिच इज होल्ड्स ट्रू फॉर इंडिया एंड वर्ल्ड एज वेल। कॉन्सेप्ट टेस्ट करते चलिए। हाउ मच डज इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड? हैंड रेज करिए चलिए। सो इसका आंसर बताइए। महेश बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। महेश पांडे बताइए। हाँ जी महेश। महेश की आवाज कट रही थी लेकिन उन्होंने ऑप्शन यहाँ पे बोला है। सिद्रा क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। सिद्रा ये बताओ कि इंडिया कितना लैंड मास ऑक्यूपाई करता है पूरे प्लैनेट के अंदर परसेंटेज के बेसिस पे? क्या चीज सर? मैं कह रहा हूँ इंडिया कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है पूरे प्लैनेट के ऊपर इन टर्म्स ऑफ लैंड मास, कितना परसेंट एरिया वो ऑक्यूपाई करता है इंडिया? सर 2%, only 2%, and still we have a 8% of global species diversity. बढ़िया, चलो। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे हम बात करेंगे समथिंग अबाउट माय लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। अब ये कहानी आपको क्या कहती है कि सेंटर से आपका पास हो रहा है आपका इक्वेटर, ठीक है, और इक्वेटर के पास का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल बेल्ट। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट की कहानी आपको ये कह रही है कि जैसे ही आप ट्रॉपिकल बेल्ट के अंदर आते हो तो आपको यहाँ पे ज्यादा डाइवर्सिटी आपको मिलेगी। सो इक्वेटर के पास आपको मिलती है ज्यादा डाइवर्सिटी। जैसे आप इक्वेटर से दूर जाने लगते हो, एज यू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स, जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते हो, जैसे आप पोल्स की तरफ आप जाते हो तो आपकी बायोडाइवर्सिटी आपके यहाँ पे कम होने लगती है। सो यू विल फाइंड द बायोडाइवर्सिटी टुवर्ड्स द पोल विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो याद रखना, नियर द इक्वेटर यू विल हैव अ हाई डाइवर्सिटी एंड एज यू स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर द बायोडाइवर्सिटी इज गोइंग टू डिक्रीज। The diversity, biodiversity over here is going to decrease जैसे ही आप इक्वेटर से दूर जाने यहाँ पे आप लगते हो। तो ये बात आप कहीं ना कहीं याद रखना, that this is what you find happening over here। अब सवाल यहाँ पे याद है कि ऐसा हो क्यों रहा है। So now let's try to address that question because it's very important that why you have a high diversity in the equator। So इसको हम यहाँ पे समझते हैं, right? So you have high diversity near इक्वेटर। अब इसका रीजन यहां पे क्या होगा? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब इसका हम रीजन समझते हैं यहाँ पे कि आपके पास इतनी हाई डाइवर्सिटी आपको इक्वेटर के पास आपको क्यों मिलती है। पहला रीजन, दिस एरिया गेट्स ए डायरेक्ट सनलाइट। यू हैव डायरेक्ट सनलाइट near equator. Now when you have a direct sunlight near the equator, this will eventually increases the rate of photosynthesis. It increases the rate of photosynthesis. ठीक है, तो यहाँ पे आपका फोटोसिंथेटिक रेट आपका यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको ये भी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपका फोटोसिंथेटिक रेट आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ हैविंग अ डायरेक्ट सनलाइट ऑन द इक्वेटर। यू आल्सो गेट टू हैव अ हाई डाइवर्सिटी ऑफ प्रोड्यूसर्स। यू हैव अ हाई डाइवर्सिटी ऑफ प्रोड्यूसर्स। आपके प्रोड्यूसर्स भी आपको यहाँ पे काफी ज्यादा आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। सिंपल सी बात बेटा, अगर आप इक्वेटर वाले बेल्ट पे जाते हो यू हैव अ मोर स्पीशीज ऑफ प्लांट्स देन टुवर्ड्स द योर पोल्स। उसका एक रीजन ये भी बिकॉज यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ सनलाइट यहाँ पे, आपके यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आपके यहाँ पे आ रही है एंड बिकॉज ऑफ दैट यू हैव अ हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी आपके यहाँ पे हो रहा है। उसके साथ यू हैव अ हाई डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स विल बी सीन ओवर देयर। अब सिंपल सी बात है कि जहां पे आपका ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा बनेगा, क्योंकि आपने इकोसिस्टम का चैप्टर पढ़ा है, आपने पढ़ा है व्हाट आर माय ट्रॉपिक लेवल्स। इफ यू हैव अ वेरी ब्रॉड ट्रॉपिक लेवल, इफ यू हैव अ वेरी ब्रॉड बेस ऑफ द प्रोड्यूसर्स, सिंपल सी बात है यू कैन एक्चुअली सस्टेन मोर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। तो अगर मेरे प्रोड्यूसर्स यहाँ पे ज्यादा होंगे, अगर यहाँ पे हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ पे हो रहा होगा, तो इसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास, या आई वुड से इसके ऊपर कई सारे कंज्यूमर्स इसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। आई कैन एक्चुअली फाइंड उन कंज्यूमर्स के ऊपर कई ज्यादा सेकेंडरी कंज्यूमर्स डिपेंड कर सकते हैं। तो इसलिए यू कैन गेट टू सी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी इन दिस पर्टिकुलर बेल्ट। तो डायरेक्ट सनलाइट आना, हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होना इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर माई गुड अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी इन दिस बेल्ट। दैट इज वन ऑफ द रीजन।
ये रीजन पहले भाई ये बताओ, क्या ये वाला सेंटेंस, ये वाला टर्म आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज द स्टेटमेंट ओवर हियर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये चीज आपने यहाँ पे देख ली। सेकेंड चीज आपको यहाँ पे क्या मिलेगी? द सेकेंड थिंग यू विल गेट टू सी हियर इज दैट equator, or I would say tropical belt, tropical region remained undisturbed from ages. कौन है ये? पल्लवी आपका माइक कौन है? Tropical region remains undisturbed from beginning. Right. So basically आपके यहाँ पे क्या आ रहा है? Right, I can say right from ages. काफी starting से I would say your tropical belt has remained undisturbed. अब इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे कोई भी मास एक्सटिंक्शन यहाँ पे नहीं हुआ। रादर मैं कहूंगा कि यहाँ पे कोई भी लाइक ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, कोई ऐसा इफेक्ट नहीं हुआ जो आपका अर्थ के ऊपर हो रहा था। रादर आप ये समझ लो कि अगर आपके अर्थ के ऊपर आइसेज आया, आपके अर्थ के ऊपर मास एक्सटिंक्शन हुआ, तो ये एरिया रिमेन अनअफेक्टेड। तो ट्रॉपिकल रीजन रिमेन अनडिस्टर्ब्ड फ्रॉम द एजेस, लाइक काफी सालों से, और आई वुड से अर्थ के बनने के कुछ टाइम के बाद से इस एरिया के अंदर कोई डिस्टर्बेंस यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ। So that has actually given us the stable condition. So it remained stable for a long period of time. So it remained stable. And now when you have an area जो आपका stable रहा है इतने हजारों सालों से, so because of that what has happened? Diversification of species. Diversification of species. अब क्योंकि आपका एरिया यहाँ पे स्टेबल रहा है इतने सालों से, इफ द एरिया हैज रिमेन स्टेबल फॉर सच अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, यहाँ पे ज्यादा डिस्टर्बेंस आपका क्रिएट नहीं हुआ, कोई मास एक्सटेंशन यहाँ पे आपका नहीं हुआ। बिकॉज ऑफ दैट कई ज्यादा स्पीशीज आपको यहाँ पे बनते हुए आपको यहाँ पे मिल गए। सो यू एक्चुअली फाउंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज वाज सीन हैपनिंग ओवर देयर। सो ये बात आपको याद रखनी है कि आपसे अगर कोई पूछे कि आपको यहाँ पे क्यों इतनी डाइवर्सिटी आपको मिलती है, बिकॉज दैट एरिया हैज रिमेन अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए वो स्टेबल रहा वो एरिया। एंड जब आपके पास एक एरिया स्टेबल है तो उससे क्या होगा, यू विल फाइंड आपको यहाँ पे ज्यादा डाइवर्सिटी आपको यहाँ पे होते हुए मिलेगी, यू विल फाइंड मोर अमाउंट ऑफ स्पीसिएशन विल कीप ऑन हैपनिंग, और वही आपका यहाँ पे हुआ। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू नो। सेकंड पॉइंट आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज द सेकंड पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये बात भी आपको यहाँ पे रखनी है याद। नाउ आफ्टर दिस द थर्ड पॉइंट हियर इज गोइंग टू बी, तीसरा पॉइंट जो आपका यहाँ पे होगा तो आपका यहाँ पे आ जाएगा स्टेबल टेम्परेचर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। अगर आप देखते हो ना यहाँ पे, देन यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वो आपके यहाँ पे स्टेबल ही रहा है हमेशा, और आई शुड से you never had a extreme conditions over here. तो आपका climatic condition भी आपके यहाँ पे stable रही है और आपका temperature भी आपके यहाँ पे stable रहा है। This also helps, this also allows species to diversify. मतलब यहाँ पे आपका यू हैव अ स्टेबल टेम्परेचर, यू हैव अ स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, आपका टेम्परेचर आपका यहाँ पे स्टेबल रहता है। मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप कंपेयर करोगे तो ट्रॉपिकल बेल्ट पे आपका ज्यादा फ्लक्चुएशन आपके यहाँ पे नहीं आता। एवरेज टेम्परेचर आपके यहाँ पे रहेगा 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। ट्रॉपिकल बेल्ट के अंदर याद रखना, विद इन द ट्रॉपिकल बेल्ट यू विल फाइंड द एवरेज टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर आपके यहाँ पे रहता है बिटवीन 15 to 20 डिग्री सेल्सियस। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखोगे यहाँ पे आपके नॉर्थ पोल के साइड पे, या अगर आप नॉर्थ पोल भी छोड़ो, आप अगर आप देखोगे यूरोपियन कंट्रीज में, तो वहाँ पे विंटर कितनी हार्श होती है। आपकी विंटर्स वहाँ पे जाती है -20, -30, -50 डिग्री सेल्सियस। सो वहाँ पे आपका काफी एक्सट्रीम कंडीशंस आपके यहाँ पे होती है। सो यू गेट टू हैव अ क्वाइट एक्सट्रीम कंडीशंस इन दैट एरिया। So that also happens to become one of the example that why you have a
good diversity over here because you have a stable temperature and a stable climatic condition. क्योंकि आपके पास stable temperature and stable climatic condition, because of that you get to see a huge diversity growing over here. तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है. So stable climatic condition भी आपके यहाँ पे एक रीजन बन जाता है. Okay, so these are the things you have to know. ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे, these are the 3 reasons you have. Because of that you have a huge diversity near the tropics. Near the equator, near the tropics, आपको यहाँ पे ज्यादा डाइवर्सिटी इसलिए मिलती है because of these 3 reasons. तो ये आपको यहाँ पे रखने याद. Now, अगर मैं आपको यहाँ पे अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल लाइक माय कोलंबिया. तो कोलंबिया आपकी कंट्री आती है नियर द इक्वेटर. इट इज द कंट्री विच कम्स इन साउथ अमेरिका, और ये आपका नियर द इक्वेटर आपकी कंट्री आती है. तो यहाँ पे आपको जितने बर्ड्स मिलेंगे ना, वो मिलेंगे आपको यहाँ पे 1400 स्पीशीज. लेकिन जैसे ही आप कोलंबिया से आप जाते हो यूएसए, न्यूयॉर्क, तो वहां पे आपको जो डाइवर्सिटी आपको मिलती है बर्ड्स की, वो आपके यहाँ पे कम हो जाती है, अराउंड 105. सो अमाउंट ऑफ बर्ड्स यू फाइंड इन न्यूयॉर्क और इन यूएसए इज गोइंग टू बी वेरी लेस. तो आपने यहाँ पे क्या किया, आप इक्वेटर से दूर गए. जैसे ही आपने इक्वेटर से दूर जाने लगे, आप यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ स्पीशीज आपके यहाँ पे डिक्लाइन कर गई. ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू कैन सी ओवर हियर वेरी क्लियरली. यू हैव अ ग्रीनलैंड. ग्रीनलैंड आप जाते हो एकदम आपका पोल के पास आएगा. सो ग्रीनलैंड विल हैव अराउंड 56 बर्ड स्पीशीज, राइट. लेकिन वही आप कंपेयर करते हो इंडिया से, सो इंडिया में तो आपको मिल जाएगी अराउंड 1200 जितनी बर्ड स्पीशीज. सो यू कैन सी दैट जितना आप इक्वेटर से दूर जाओगे, आपकी बायोडाइवर्सिटी आपके यहाँ पे कम होती जाएगी. तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे. वी कैन वेरी क्लियरली सी ओवर हियर, राइट. हियर यू हैव द अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जो आपका आता है साउथ अमेरिका के अंदर. कई सारी कंट्रीज के अंदर आपको ये पैच मिलेगा फॉरेस्ट का. लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट ऑन अर्थ. तो हम देखते हैं यहाँ पे कि इसके अंदर आपको क्या क्या डाइवर्सिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है. So Amazon rainforest will have something like my 40,000 species of my plants, 3,000 species of my fishes, 1,300 species of my birds, 427 species of my mammals, and 427 species of my amphibians, and 327 species of my reptiles. वैसे ये थोड़ा सा पुराना डेटा है, आज की डेट में ये नंबर काफी बढ़ चुका है, बट स्टिल आपको ये याद रखना है that these are the amount of species you will get to see in the Amazon rainforest. So ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है कि Amazon rainforest के अंदर आपको बहुत ज्यादा स्पीशीज आपको मिलती है. एंड आप समझ सकते हो इट्स अ रेन फॉरेस्ट. रेन फॉरेस्ट में स्पीशीज आपको ज्यादा ही मिलती है. ओके, देयर आर सो मेनी स्पीशीज टू बी डिस्कवर्ड. 2 million स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड. सिमिलरली कुछ 1,25,000 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स आर नीड टू बी डिस्कवर्ड. तो इतनी ज्यादा स्पीशीज है जो अभी भी डिस्कवर करना बाकी है. कौन करेगा इसे डिस्कवर? क्या लगता है आपको, कौन करेगा इन्हें डिस्कवर? मनप्रीत इज लाइक सर मैं तो एमबीबीएस करूंगी. मैं तो नहीं कर रही, राइट. मेजॉरिटी ऑफ आर लाइक दिस ना कि नहीं सर हमें तो दूसरी चीजें संभालनी है, हमारे ऊपर तो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम डिपेंड करता है कंट्री का, ये सब तो कर लेंगे, बाकी लोग कर लेंगे ये सब चीजें, राइट. सो दीज आर द नंबर ऑफ स्पीशीज यू वांट टू बी दैट नीड टू बी डिस्कवर्ड. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. Reason for high tropical diversity: tropics have been undisturbed for long time, hence ample amount of time for species diversification. So speciation होने में, नई species बनने में काफी टाइम मिल चुका है इसे यहाँ पे, and that is why you have more species. Species discovery seems dangerous. अरे कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं, मजेदार लाइफ होती है, right. The only thing is when you become conservation biologist or zoologist, तुम फिर वो एक्सपेक्ट नहीं कर सके तुम लोग लाइक मर्सिडीज ले रहे हो, BMW में घूम रहे हो, वैसा नहीं होता बस लाइफ, बस दैट्स द थिंग. बाकी यू हैव अ वेरी हैप्पी कंटेंट लाइफ. बल्कि दीज पीपल एक्चुअली हैव अ बेटर आइडिया ऑफ द वर्ल्ड देन द नॉर्मल पीपल हैव. ऑलराइट, नॉन फ्लक्चुएटिंग वेदर एंड एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट आल्सो कंट्रीब्यूट टू अ मैक्सिमम डाइवर्सिटी. ठीक है, सो यहाँ पे आपका टेम्परेचर आपके यहाँ पे फ्लक्चुएट आपके यहाँ पे नहीं हो रहा, आपका एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट आपको मिल जाए. सो दैट इज आल्सो रीजन फॉर माय मैक्सिमम डाइवर्सिटी ओवर हियर. ठीक है, स्पीशीज, हाँ तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट आपके यहाँ पे क्या होता है. एज यू मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द नंबर ऑफ स्पीशीज आर गोइंग टू इंक्रीज. दैट इज व्हाट द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट मींस. अब हम यहाँ पे समझते हैं दैट व्हाट इज माय स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. सो एक हमारे साइंटिस्ट थे यहाँ पे, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट. इनका नाम याद रखना, ये नाम बार बार आपके सामने फ्यूचर में आ सकता है एज अ क्वेश्चन के अंदर. तो अलेक्जेंडर हम्बोल्ट जहाँ पे हमारे पर्सन थे, दे अंडरटुक द एक्सपीडिशन इन द जंगल ऑफ साउथ अमेरिका एंड ऑब्जर्व द फ्यू थिंग्स. इन्होंने साउथ अमेरिका के जंगल में यहाँ पे गए, उन्होंने कुछ चीजें वहां पे ऑब्जर्व की. ओके, उन्होंने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे वो एरिया को एक्सप्लोर कर रहे थे,
the number of species he encounter actually increased. जैसे जैसे वो एक एरिया को एक्सप्लोर कर रहे थे तो वहां पे नंबर ऑफ स्पीशीज एनकाउंटर वो कर रहे थे, वहां पे आप इंक्रीज हो रहा था, और वो इंक्रीज हो रहा था बट ओनली अप टू सर्टेन एक्सटेंट. मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ. समझो मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, और दिल्ली में मैंने डिसाइड किया कि दिल्ली में कितने बर्ड्स से मैं काउंट करूंगा. तो जब मैं बर्ड्स को काउंट करना चालू करूंगा तो उनका नंबर बढ़ेगा, मतलब पहले दिन मुझे 10 मिलेंगे, अगले दिन मुझे और 10 मिलेंगे नए बर्ड्स. सो द नंबर इज गोइंग टू इंक्रीज. बट जब मैं दिल्ली से बाहर निकलता हूँ, मैं कहता हूँ कि अब दिल्ली तो करूंगा ही, मैं पूरा हरियाणा करूंगा, मैं काउंट पूरे हरियाणा में जितने बर्ड्स होते हैं मैं काउंट करूंगा, मतलब कितने कितने मुझे स्पीशीज डाइवर्सिटी मुझे मिल रही है, कितने टाइप्स के मुझे वहां पे बर्ड्स मिले, मैं काउंट करूंगा. तो आप सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हो दैट द नंबर इज गोइंग टू इंक्रीज नाउ. So when I increase my area of exploration, the number of species I will going to encounter is also going to increase. As I increase my area of exploration, the number of species I'm going to encounter is also going to increase. But ये आपका increase करेगा up to certain extent. ठीक है, एक certain extent तक ये आपका increase करेगा. यही बात हमें बोली गई थी by my Alexander Humboldt जब इन्होंने साउथ अमेरिका में जाके कुछ चीजें स्टडी की थी. Let's see that. तो इन्होंने उसके बेसिस पे यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया था. लेट्स सी दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था. अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ऑब्जर्व दैट विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज्ड विद द इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू सर्टेन एक्सटेंट्स, ओनली अप टू सर्टेन लिमिट. समझो गिरिजा डिसाइड करती है कि उसे अपने टाउन के अंदर स्पीशीज का काउंट करना है, एम्फीबियंस की कितनी स्पीशीज मिलती है उसे वहां पे काउंट करना है. तो वो नंबर वो काउंट करेगी वहां पे, और जैसे वो अपना एरिया इंक्रीज करने लगती है ना, अपना टाउन कर लिया, फिर उसने बोला कि नहीं मैं पूरा रोल किला वाला एरिया में काउंट करूंगी. नाउ आई विल एक्सप्लोर द एरिया ऑफ कंप्लीट उड़ीसा. तो नंबर ऑफ स्पीशीज आर जस्ट गोइंग टू कीप ऑन इंक्रीजिंग ओवर देयर. तो नंबर ऑफ स्पीशीज आपकी इंक्रीज गई बट ओनली अप टू सर्टेन लिमिट. एक टाइम के बाद आपको नई स्पीशीज आपको वहां पे नहीं मिलेगी. ओके. इन फैक्ट द रिलेशन बिटवीन द स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ टेक्सा लाइक एंजियोस्पर्म, plants, birds, bats, fresh water turns out to be rectangular hyperbola. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, you can see a picture over here. तो यहाँ पे आपका इन्होंने एक फॉर्मूला देके रखा हुआ है जो आपको यहाँ पे याद रखना है. तो फॉर्मूला इज गोइंग टू बी, यहाँ पे लिख देता हूँ आपका, that's going to be log s is equal to log c plus z log a. ये फॉर्मूला याद रखना. दिस इज अ फॉर्मूला फॉर माय स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. ये आपके यहाँ पे फॉर्मूला आपके यहाँ पे स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का log s is equal to log c plus z log a. आपको एक फिर इसमें एक फॉर्मूला होता है y is equal to mx plus c करके एक फॉर्मूला होता है. Right. वैसे ही इसको भी हमने यहाँ पे डिराइव करा हुआ है. या आपको डिराइव कैसे करा जाता है वो आपको नहीं सीखना है यहाँ पे. आप बस फॉर्मूला का यहाँ पे आप याद रखोगे उस फॉर्मूला को. इसके और बेस कोई ऐसे न्यूमेरिकल नहीं आएगा. राइट. But you have to know this that log is equal to log c plus z log a is a formula for my species area relationship. Okay. और यहाँ पे वही आपके ग्राफ में दिखाया जा रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ये दिखाया जा रहा है कि आपका नंबर यहाँ पे आपको बड़ा है स्पीशीज का, बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट फिर वो आप यहाँ पे स्टेबल हो जाता है. आपका समटाइम विल बी स्टेबल ओवर देयर. ओके. सो यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज याद रखनी है. जैसे आपको यहाँ पे याद रखना है कि S स्टैंड फॉर माई स्पीशीज रिचनेस, A stands for my area, Z stands for my slope of line and Y stands for my Y intercept. ठीक है. C stands for my Y intercept. तो आपका जो C है आपका यहाँ पे, राइट, C stands for my Y intercept. ओके. अब यहाँ पे होता क्या है कि जब आप अपना एरिया एक्सप्लोर करते हो आपके नंबर आपका यहाँ पे बढ़ेगा. तो उसकी एक वैल्यूज दे के रखी हो, आपको वैल्यूज यहाँ पे याद रखनी है. तो फॉर एग्जाम्पल the relationship between the species richness and area that they live in on the logarithm scale is a straight line. Okay, that's a log के स्केल के ऊपर ये स्ट्रेट लाइन आपके यहाँ पे आ जाएगी. जो फॉर्मूला यहाँ पे देख रखा हुआ है वो आपको यहाँ पे याद रखना है. log s is equal to log c plus z log a. Now you have to know the values. The value of z generally lies between the 0.1 से 0.2 के बीच में. The value of z, that's a straight line. यहाँ पे आप देख लो स्लोप ऑफ लाइन जो है ना, इसकी वैल्यू, स्लोप ऑफ लाइन की जो वैल्यू होती है आपके यहाँ पे, दैट इज बिटवीन द 0.1 से 0.2 के बीच में. ये वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है अगर आप एक बड़े एरिया को कवर करते हो. अगर आप एक कॉन्टिनेंट को जाकर अगर आप कवर करते हो देन दिस वैल्यू इज गोइंग टू चेंज. जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू स्मॉलर रीजन्स लाइक मोलुस्का ऑफ ब्रिटेन, प्लांट्स ऑफ न्यूयॉर्क. अगर आप इनको स्टडी कर रहे हो, एक स्मॉल एरिया के अंदर आप स्टडी कर रहे हो, सिटी के अंदर कर रहे हो, लाइक बर्ड्स ऑफ जर्मनी,
सो ऑल द वैल्यूज विल लाई बिटवीन द पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 के बीच में. बट अगर मैं अपना एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन अगर मैं बढ़ा दूं, अगर मैं अपना एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन अगर मैं बढ़ा दूं अपना यहाँ पे, लाइक अगर मैं कॉन्टिनेंट ले लूं, अगर मैं बोलूं कि मुझे पूरे कॉन्टिनेंट की डायवर्सिटी मुझे यहाँ पे चेक करनी है, देन ये जो मेरा वैल्यू होगा ये चेंज होगा. स्पीशीज फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट शो अ वाइड रेंज ऑफ वैल्यू बिटवीन 0.6 से लेके 1.2 तक. तो जैसे मैं अपने यहाँ पे एरिया इंक्रीज करूंगा ना, तो ये जो स्लोप ऑफ लाइन का जो वैल्यू है ना, ये मेरा चेंज होगा. ठीक है, तो ये ज्यादा स्टीपर होता जाएगा. अब ये स्लांट है ना, तो वो ज्यादा स्टीपर होता जाएगा. तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद. बस इतनी बात आपको इसके अंदर याद रखनी है, और कुछ आपको याद नहीं रखना. इफ आई इंक्रीज माई एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन, द वैल्यू ऑफ z इज गोइंग टू इंक्रीज. बस आपको ये चीज आपको याद रखनी है. और कोई आपको डिराइव करने के लिए फॉर्मूला बोलेगा नहीं, ना ही बोलेगा इसको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसको बेस, बस यू हैव टू नो दिस फॉर्मूला, दैट्स इट. राइट? क्या इतनी बात है आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Yes. That is something we have done. So यहाँ पे concept है, हम यहाँ पे कर लेते हैं हमारे यहाँ पे. As we go from equator towards the poles, the species diversity is going to A, B, C, D. बताइए रानी, क्या होगा इसका आंसर? सर ए. राइट. जानी, क्या होगा इसका आंसर? बी ऑप्शन. क्या लग रहा है सिद्रा? सर बी. जानवी, यहाँ पे ऑप्शन बी क्यों आएगा वैसे? सर इक्वेटर के पास ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है बिकॉज वहाँ पे सनलाइट मिलता है और ऑप्टिकल टेम्परेचर भी मिलता है, और पोल्स पे टेम्परेचर और डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलता है, तो वहाँ पे डाइवर्सिटी कम होगी. राइट. आपने दो रीजन बताया आपके यहाँ पे. इक्वेटर पे सनलाइट अच्छा है, टेम्परेचर ऑप्टिमम है आपके यहाँ पे, स्टेबल टेम्परेचर. उसके अलावा एक और चीज आपको बतानी है, वो क्या हो रहेगा? सर वो अनडिस्टर्ब रहेगा, मतलब वो जितना भी इक्वेटर पे मतलब बाकी जगह पे जो कंडीशन मिलती है वो इक्वेटर से मतलब कम रहती है, और इक्वेटर पे वो सब रिसोर्सेज ज्यादा ही है. Equator will remain undisturbed, has remained undisturbed for a long period of time. प्लैनेट के ऊपर इक्वेटर वाले एरिया को, राइट, वो अनडिस्टर्ब रहा है आपका, अनडिस्टर्ब रहा है, स्टेबल रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव अ ह्यूज डाइवर्सिटी ओवर देयर. ठीक है, तो वहां पे क्योंकि वो अनडिस्टर्ब रहा है, इसलिए वहां पे आपका डाइवर्सिफिकेशन काफी आसानी से आपका वहां पे हो चुका है. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. ठीक है, चलो ये हमने यहाँ पे देख लिया. नाउ यू हैव टू आंसर बाय रेजिंग योर हैंड. अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे, द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अबाउट व्हाट? अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे, ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज गोइंग टू बी अराउंड व्हाट? बताइए जसनूर, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर 7 मिलियन. और ये आपका यहाँ पे सही आंसर है. सो 7 से 10 मिलियन उन्होंने वहां पे रेंज दिया था, तो ये वैल्यू आपके यहाँ पे सही आ जाएगा. ट्रू. Which of the following region of the globe, region of the globe exhibits high species diversity? इनमें से कौन सा रीजन आपके ग्लोब के अंदर जो हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात कर रहा है? ग्लोब, हाँ ग्लोब. बताइए गिरिजा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? गिरिजा, आंसर पहुंचा नहीं, जोर से बोलो. अच्छा गिरिजा इज टाइपिंग ऑन चैट. क्या एनीवन जस्ट लेट मी नो अगर गिरिजा ने टाइप किया चैट के अंदर. ठीक है, तब तक मनप्रीत, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे? अमेज़न फॉरेस्ट, डी ऑप्शन. काजल, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी. सर गिरिजा ने भी डी बोला. गिरिजा ने भी डी बोला. थैंक यू. सो Amazon rainforest will be the one which will be having the highest species diversity. Which of the following is the most important for animals and plants being driven to extinction? इनमें से कौन सा रीजन है आपके हिसाब से जिसकी वजह से एनिमल्स और प्लांट्स आर बीइंग ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन, जिनकी वजह से उनका एक्सटिंक्शन यहाँ पे आपका हो रहा है? ऑलराइट, बताइए मोनिका, क्या होगा इसका आंसर? बी ऑप्शन. मनप्रीत, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर बी ऑप्शन. हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, बिल्कुल सी आपका यहाँ पे आंसर आएगा आपके यहाँ पे ऑप्शन बी. दैट्स ट्रू. अलेक्जेंडर हम्बोल्ट डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने आपके यहाँ पे क्या डिस्क्राइब किया था? जसनूर बताइए, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर बी ऑप्शन. वापस बोलना, बी कह रहे हो या डी कह रहे हो, क्या कह रहे हो आप? सर बैटमैन वाला बी. पल्लवी, आपको क्या लग रहा है?
Sir, option B. एंड तमनप्रीत? मेरे को भी B। श्योर नहीं हो तमनप्रीत? आप तब भी इतना कराने के बाद भी श्योर नहीं हो, ऐसे कैसे चलेगा? तमनप्रीत फॉर्मूला बताओ मुझे यहाँ पे, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा? The log S is equals to log C plus Z log A. Right, and this is going to be a correct answer over here. So species area relationship is something we'll find will be described by my Alexander Humboldt. ठीक है, ये इन्होंने डिस्क्राइब किया था. ओके, अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, खुद से हैंड रेज करो यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 7. रेड लिस्ट कंटेन्स डेटा और इंफॉर्मेशन ऑन. टेक योर टाइम, आसान सवाल है, कर चुके हम यहाँ पे. जो आपकी रेड लिस्ट होती है आईयूसीएन की रेड लिस्ट, उसके बेसिस पे यहाँ पे एक सवाल आया है. यू कैन डू दिस. बताइए जसनूर, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर सी ऑप्शन. रानी क्या लग रहा है? सर सी. रानी मुझे बताओ, आईयूसीएन स्टेटस थ्रेटेंड स्पीशीज का वो क्या 3 नाम थे? थ्रेटेंड स्पीशीज के अंदर कौन से थे 3 नाम? भूल गए? बताइए तमनप्रीत, कौन से थे वो 3 नाम आपके थ्रेटेंड स्पीशीज के? Sir, threatened species. वो 3 स्टेटस आपके यहाँ पे क्या थे? अच्छा, इतने जल्दी भूल जाते हो आप लोग यहाँ पे. एक था आपका सीआर. सीआर स्टैंड्स फॉर व्हाट? Critical. CR stands for my critically endangered. endangered. हाँ जी, right. EN stands for my endangered, and then you have something like your VU, which stands for your vulnerable. ये टर्म्स आपको यहाँ पे रखने याद. These are the terms which will fall under the threatened species के कैटेगरी के अंदर. What is the national aquatic animal of India? इनमें से कौन सा which of the following is the national aquatic animal? ये भी बता सकते हो आप लोग, थोड़ा याद करो. बताइए रानी, क्या होगा इसका आंसर? रानी को नहीं मालूम. जानवी बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी. राइट, रिवर डॉल्फिन. याद रखना, इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल अब से याद रखना इसमें रिवर डॉल्फिन. बेसिकली इसका नाम है आपके यहाँ पे गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन. गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन. तो ये बात आपने यहाँ पे भूलनी नहीं है. सो गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन इज गोइंग टू बी द एग्जांपल ऑफ माय नेशनल एक्वेटिक एनिमल. सो दैट्स योर ऑप्शन डी. चलो. A species facing extremely high risk of extinction in the immediate future is called as. इनमें से कौन सी कैटेगरी के अंदर अगर मेरा स्पीशीज हुआ तो मैं कहूंगा कि यार ये तो जाने वाला है, ये बहुत पास जा चुका है खत्म होने के. राइट, बताओ गिरिजा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? गिरिजा जोर से बोलना, कुछ सुनाई दे रहा हमें यहाँ पे. बोलो. सर सी कैट. हाँ हाँ, ओके. पल्लवी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? sir, option A. नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं. ऑप्शन सी होगा यहाँ पे इसका आंसर. बिकॉज अगर आपको याद हो तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो कैटेगरी होती है वो बहुत मतलब आपकी वैसी कैटेगरी है, इतनी लाइक फ्रेजाइल कैटेगरी है कि यहाँ से आपका एनिमल एक्सटिंक्ट ही होगा. वो लास्ट बकेट में आ चुका है जहां पे उसका नंबर 150-100 जितना ही है पूरे वर्ल्ड के अंदर. एंड यहाँ पे अगर ये नंबर नहीं बच पाया देन वहां से वो एक्सटिंक्ट ही होगा. सो इट इज गोइंग टू बी माय क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी. तो याद रखना, दिस कैटेगरी में अगर आपका एनिमल है देन दैट इज नॉट अ गुड थिंग. इट विल गो एक्सटिंक्ट इन फ्यूचर. द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिश ऑफ स्पीशीज को वैसे ही बोल दो आप लोग अनम्यूट करके. इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? बी. B ऑप्शन. बैटमैन. बैटमैन, जोर से बोलो. बैटमैन वाला बी. दैट्स योर आईयूसीएन. क्या फुल होता है मेरे आईयूसीएन का यहाँ पे? International कंजर्वेशन ऑफ नेचर. राइट, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. बहुत बढ़िया टीम पंजाब, बहुत बढ़िया. Which of the following represent maximum number of species among the global diversity? इनमें से कौन सा होता है जिसका मैक्सिमम स्पीशीज आपको मिल जाएगा? अगर इसके लिए आपको हैंड रेज करना पड़ेगा यहाँ पे. Which of the following represent the maximum number of species among the global diversity? बताइए सिद्धरा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? पल्लवी, आपको क्या लग रहा है? sir, fungi, option A. Right, fungi will have the highest diversity. True. Which of the following has a maximum genetic diversity in India? बताओ महेश, क्या होगा इसका आंसर? Which of the following has a maximum genetic diversity in India? बताइए महेश, क्या होगा इसका आंसर? महेश यहाँ पे राइस कह रहा है बट मैं श्योर नहीं हूँ. बताओ रानी, क्या लग रहा है इसका आंसर यहाँ पे? सर मैंगो.
से हो गया। सिद्रा क्या होगा इसका आंसर? सर ए। तेरा डांट खाओगे आप, नहीं फिर सर, तुम राइस बोलते हो कि होगा, सर राइस होगा। नॉलेज वाले सर डांटते हैं। हो गया बेटा, -25 हो गया। काजल बताओ क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी सर। और कितनी वेरायटी होती है राइस की, ये भी बता दो। 50,000। 50। वेरी गुड, हाँ 50,000। और मैंगो की कितनी होती है? 10,000. 10. 10,000. 10,000, राइट, बहुत बढ़िया। द इंडियन डायनासोरस इन द नेचुरल इनहेबिटेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमारा एक इंडियन डायनासोरस है हमारे पास, वो एक आपके नेशनल पार्क आपको मिलता है, और नेशनल पार्क को कहाँ मिलेगा? बताइए क्या होगा इसका आंसर, बोलो मोनिका क्या होगा इसका आंसर? Listen. Option D. So these are the questions we have solved over here. ये सारे questions हमने यहाँ पे solve किए। These are the questions we have solved in this, and I hope you are able to understand this topic very thoroughly right now. ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे कर ली। Now इसके बाद वाले टॉपिक हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, that is a topic which we have already done, but we'll try to have a फटाफट उसको हम एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। द टॉपिक वेयर वी हैव डिस्कस लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब आपका यहाँ पे एक टास्क क्या रहेगा, व्हाट यू हैव टू डू फ्रॉम योर साइड। जो भी हमने यहाँ पे सॉल्व किया, जो भी हमने यहाँ पे खत्म किया, यू हैव टू रीड दिस थिंग फ्रॉम द एनसीईआरटी। टाइम निकाल के एनसीईआरटी से आप पढ़ो, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ 2 more लेक्चर्स। उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म है। The chapter will get wrapped up in a matter of 2 more lectures. Just wait a minute. We'll just see few more things in this. मैं आपको इसके अंदर एक दो चीज यहाँ पे बता देता हूँ, and then we still have some time now, so let's make a use of that. So let me stop the presentation. रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, ये मत बोलना कि सर स्लाइड नहीं दिख रही, मैं वो प्रेजेंटेशन आपकी बंद है। Just wait a minute. Let's do few things and then we can close the class. Just couple of more slides I have to tell you, and then we can wrap things up. All right. चलो बताओ मुझे, ब्लैंक स्लाइड आपको यहाँ पे दिख रही है? ब्लैंक कलर की काली स्लाइड आपको दिख रही है यहाँ पे? Yes, sir. Yes. चलो, now let me. So now we will be discussing few things जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, बट इसमें कुछ चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। So first of all, let's have a recall. Which of the following is known as a father of diversity? हैंड रेज करिए इसके लिए। The following is called as a father of diversity. बताइए पल्लवी क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन सी। जानवी क्या लग रहा है? राइट। हाउ मेनी जेनेटिक वेराइटीज ऑफ राइस आर फाउंड इन इंडिया? बताइए काजल। नहीं, काजल नहीं बताइए, काजल तो आप बताओ क्या होगा इसका आंसर? 50,000. राइट, 50,000 is the correct answer. Right. Greenland is ecologically richer than India. This statement is what? इसके लिए हैंड रेज करो। Greenland is ecologically richer than India. So बताओ इसके लिए आपका कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही हो जाएगा? So tell me गिरिजा, what do you think? What is true? इसमें क्या सही है आंसर? सर ऑप्शन बी। अब मुझे बताओ कि आप कहोगे ग्रीनलैंड के अंदर आपके हिसाब से कि ये बात गलत है, इट इज नॉट रिचर देन इंडिया। यू टेल मी व्हाई ग्रीनलैंड इज नॉट रिचर देन इंडिया इकोलॉजिकली, बताइए। ग्रीनलैंड में ज्यादा डाइवर्सिटी भी नहीं पाया जाए कि वहां पे सनलाइट राइट, सनलाइट आपके वहां पे डायरेक्ट नहीं आ रही, ऑब्लिक आ रही है। ट्रू, बिल्कुल सही। आपकी सनलाइट आपके यहाँ पे बिल्कुल सही, सनलाइट आपके यहाँ पे ऑब्लिकली आ रही है। आपका वहां पे टेम्परेचर आपका एक्सट्रीम रहता है वहां पे, यू डोंट हैव अ स्टेबल टेम्परेचर, यू डोंट हैव अ स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, दैट्स आल्सो वन रीजन। थर्ड रीजन आपका यहाँ पे आएगा दैट यू हैव अ लेस इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वहां पे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी आपके यहाँ पे कम है। एंड बिकॉज इट इज अवे फ्रॉम द इक्वेटर, यू नो दैट उस एरिया के अंदर वी जनरली डोंट हैव अ constant temperature, or we don't have a average temperature, we have a very extreme temperatures. So ये सब reasons के वजह से you will find कि आपको यहाँ पे diversity आपको यहाँ पे कम मिलती है। Okay? Which of the following has the largest number of species in the invertebrates? इनमें से कौन है आपका जिसके अंदर आपको
इनवर्टिब्रेट्स की स्पीशीज आपको यहाँ पे लार्जेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। बताइए बताइए, जानवी बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। ऑप्शन। और आपका यह ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है, यस, इंसेक्ट विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज। Question number 5. The value of slope of line Z of the species in Asia and Africa will be in the range of. अगर आप एशिया और अफ्रीका के जगह आप जाते हो, और अगर आप स्लोप ऑफ लाइन अगर वहां पे आप निकालते हो, अगर आप एक्सप्लोर करते हो उस एरिया को, then what do you think what can be the range in this, in that this your slope of line will fall under? आई होप सवाल सबको यहाँ पे समझ आ रहा है। हमने पूरा कॉन्टिनेंट यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं। बताओ जानवी क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। ऑप्शन। राइट, ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। ओके, सो हमने यहाँ पे देख लिया द अदर थिंग वी हैव सीन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे इन कॉन्टेक्स्ट योर। सो जब भी हम बात करें डाइवर्सिटी के बारे में, वी नो दिस आर द एनिमल्स यू विल फाइंड इन द वाइल्ड, एंड द वाइल्ड लाइफ और द डाइवर्सिटी इज गोइंग टू बी रेजिलिएंट। रेजिलिएंट मतलब वो आराम से अपने आप को संभाल सकती है, हमारे इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट या इकोसिस्टम जो आपका होता है, या माइक्रोब्स जो होते हैं, जो कुछ आपको मिलता है फॉरेस्ट में, वो होता है रेजिलिएंट। वो खुद से अपने आप को संभाल सकता है, उसको हमारे ऊपर वो डिपेंड नहीं करता सर्वाइव करने के लिए, राइट। बट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, ओकेशनल डिस्टर्बेंस जो हम क्रिएट कर रहे हैं ना, नेचुरल एंड मैन मेड, इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अलॉन्ग विद दैट इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये कुछ आपके यहाँ पे रीजन है बेटा, और इन रीजन की वजह से व्हाट इज बीन हैपनिंग राइट नाउ, द बायोडाइवर्सिटी इज गेटिंग अफेक्टेड। और वही चीज हम यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। ओके, नाउ आपका एक होमवर्क मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा। ओके, वी डू नॉट नो हाउ दिस एट्रीब्यूट्स आर लिंक्ड टू द स्पीशीज रिचनेस इन कम्युनिटी। सो यहाँ पे डेविड टिलमैन ने क्या बोला था हम यहाँ पे समझते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी ब्रीफली, मैं बताऊंगा इसे यहाँ पे, एंड देन आई विल गिव यू एज अ होमवर्क टू सी कि इसका रीजन यहाँ पे क्या है। डेविड टिलमैन का ये कहना था कि जितना ज्यादा आपका स्पीशीज रिचनेस होगा, उतना ज्यादा आपका स्टेबल रहेगा आपका इकोसिस्टम। जितना ज्यादा आपका स्पीशीज रिचनेस होगा, उतना ही स्टेबल रहेगा आपका इकोसिस्टम उस एरिया का, और उतना ही ज्यादा आपको वहां पे आपको बायोमास मिलेगा। तो द अमाउंट ऑफ स्पीशीज रिचनेस यू हैव विल आल्सो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ बायोमास इन दैट एरिया। सो जितना आपका यहाँ पे डाइवर्सिटी आपका रहेगा, उतना ही ज्यादा आपका यहाँ पे प्रोडक्टिविटी रहेगा आपके इकोसिस्टम का। ये बात बोली थी आपके यहाँ पे डेविड टिलमैन ने। अब सवाल ये आता है कि इन्होंने यहाँ पे ऐसा क्यों बोला था। दैट इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट इज समथिंग व्हिच वी विल हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उसके भी कई सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। वी हैव लाइक 3 स्पेसिफिक पॉइंट्स फॉर दैट। समथिंग विल हैव अ लुक एट दोस पॉइंट्स लेटर, उन्हें हम बाद में देखेंगे। बट याद रखना है, आई थिंक यू शुड रीड फ्रॉम एनसीईआरटी कि डेविड टिलमैन यहाँ पे क्या कहना चाहता है, लाइक क्या रीजन था इनका ये बोलने का। इनका ये कहना था कि अगर आपकी स्पीशीज रिचनेस अगर आप वहां पे ज्यादा होगा, इट विल ऑल्सो इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम। उसकी प्रोडक्टिविटी वहां पे ज्यादा होगी और वो इकोसिस्टम भी आपका ज्यादा वहां पे स्टेबल होगा। ओके, सो नाउ यू हैव टू रीड द एनसीईआरटी एंड यू हैव टू सी दैट कि ऐसा क्यों होगा, व्हाट कैन बी द रीजन फॉर दैट। तो ये रहेगा आपका यहाँ पे एज अ होमवर्क, यू जस्ट हैव टू रीड द एनसीईआरटी, राइट। सो अभी मैं इसको यहाँ पे रैप अप करता हूँ, आई वोंट बी गोइंग बियॉन्ड दिस। सो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एंड मोस्ट लाइकली हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म तो नहीं होगा, बट इट विल स्टिल टेक 2 लेक्चर्स। वैसे जब हम लोग वापस कल मिलेंगे फ्राइडे को, सो विल बी डूइंग द रिवीजन ऑफ बायोटेक। कल तो हमने करना है बायोटेक का रिवीजन। सो एक सर्टेन पोर्शन आप पढ़ के आओगे खुद के एंड से, मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज दोस टॉपिक्स, ठीक है। सो दैट इज समथिंग विल बी डूइंग ओवर देयर, ओके, ऑलराइट। सो लेट्स रैप दिस अप, इसको हम यहाँ पे रैप करते हैं, एंड विल कैच यू इन टुमारो एट द सेम टाइम। कोई सवाल हो तो आप अपना सवाल यहाँ पे पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, और कोई सवाल नहीं है देन विल कैच यू इन टुमारो एट द सेम टाइम, नॉट एट द सेम टाइम बट विल कैच यू टुमारो। चलो।